चलो तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के सेकेंड लेक्चर के अंदर। और सेकेंड लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल ऑफ एटम। हमने डिस्कवरी की बात कर ली थी, जो भी डिस्कवरी था उसको हम लोगों ने देख लिया था। अब उसी डिस्कवरी के बाद हम लोग बात करेंगे कि जो बेटा पार्टिकल्स हम लोगों ने डिस्कवर करा है वो पार्टिकल्स कहाँ रहेगा, वो पार्टिकल्स किस जगह एग्जिस्ट करेगा। तो उसमें सबसे पहला जो पार्टिकल, एक सवाल जरा देख लो, उसके पहले एक PYQ देख लिया जाए तो आनंद आएगा। जैसे कह रहा अल्फा पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, बेटा अल्फा पार्टिकल्स का रिप्रेजेंटेशन तो हीलियम न्यूक्लियाई ही तो होता है, हीलियम न्यूक्लियाई ही तो होता है बेटा। अल्फा पार्टिकल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हीलियम न्यूक्लियाई ही तो होता है। मतलब कि जो 2He4 लिखते हुआ वही अल्फा पार्टिकल्स को इंडिकेट करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो आप अल्फा पार्टिकल्स लिखते हो वही आपका हीलियम न्यूक्लियाई रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक होता है, ठीक है ना। इसके पहले जो आप होता है, इसमें क्या कह रहा है, ये असर्शन और रीजन का बेटा सवाल होता है। कह रहा है कि ऑल आइसोटॉप्स ऑफ गिवन एलिमेंट शो द सेम टाइप ऑफ केमिकल बिहेवियर। बेटा एक बात बता दूं कि जो आपका आइसोटॉप्स होते हैं, तो आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बेटा, और जिनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तो माना भी ये गया है कि अगर जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है, ऐसा बोला गया है। क्यों? क्योंकि सारी केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। इसीलिए तो बोला गया है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। यही तो पढ़ा गया है। तो इसलिए ये सही बोल रहा है, इनकी बात से हम लोग सहमत हैं, हम लोग सेटिस्फाइड है बेटा। ये जो भी बात कर रहे हैं वो अच्छी बात कर रहे हैं, इसमें कोई राय नहीं, दो राय नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा आइसोटॉप्स ऑफ द गिवन एलिमेंट सो द सेम टाइप ऑफ केमिकल बिहेवियर। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, इसमें बेटा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी बातें इनकी सही चल रही हैं। सारी बातें इनकी क्या चल रही? सही चल रही है। सारी बात ये सही बोल रहा है बेटा। आगे चलते हैं। मतलब हम एक बात बोल सकते हैं कि जो ये असर्शन दिया हुआ है वो सही असर्शन है ना। अब रीजन क्या बोल रहा है कि द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो सही तो बोल रहा है बेटा। केमिकल प्रॉपर्टी भी जो बोल रहा है ना, जो केमिकल प्रॉपर्टी बोल रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी भी तो वही कह रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। भाई इलेक्ट्रॉन से ही तो सारी बात हम लोग निकालते हैं। इसका मतलब ये दोनों बात बोल रहा है, सही बोल रहा है ना। असर्शन भी अपना सही बोल रहा है और रीजन भी सही बोल रहा है। यानी बोथ A एंड R ट्रू, R इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, क्योंकि उसी पे तो डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कुछ बातें थी बेटा, थोड़ी सी पीछे वाली चीजें थी, तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। और ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द टू एटम्स आर सेड टू बी आइसोबार। बेटा आइसोबार का मतलब ये होता है, मान लिया जाए दो लोग हैं तो इनके एटॉमिक नंबर अगर x है तो इसका मान लो इसका A है, ये A ले लिया जाए, इसका एटॉमिक नंबर B ले लिया जाए, लेकिन मास नंबर अगर m है तो इसका मास नंबर भी क्या हो? m हो। मतलब बेटा मास नंबर सेम होना चाहिए और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, तो उसे आइसोबार कहते हैं। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, कहाँ एटॉमिक नंबर सेम होता है? यानी इनकी बात तो गलत हो गई है ना। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ सेम होता है? जब एटॉमिक नंबर ही सेम नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ का सेम मिलेगा? तो ये भी गलत बोल रहा है। दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन,
but different number of electron. The sum of number of proton and neutron is same, but number of proton is different. बेटा ये बोल रहा है, जैसे मान लीजिए हम आर्गन और कैल्शियम ले लें, तो ये 18 होता है, ये 20 होता है, ये अपना कितना होता है 40 होता है, ये भी 40 होता है। बेटा प्रोटॉन 18 है, न्यूट्रॉन 18 है, सॉरी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन देख लो, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे, 40 में से 18 माइनस कर देना। यहाँ पर प्रोटॉन अपना 20 है और यहाँ न्यूट्रॉन कितना है 40 में से क्या कर दो 20 माइनस कर दो, तो 20 हो जाएगा, यहाँ पर भी 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, ये 22 हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये 40, देखो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब जोड़ा जा रहा है तो 18 22 40 इधर भी आ रहा है, इधर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ोगे तो ही 40 आएगा। लेकिन प्रोटॉन यहाँ 18 है और यहाँ प्रोटॉन कितना है 20 है ना। तो बात तो सही बोल रहा है, ये तो धोखा थोड़ी नहीं दे रहा, सही बोल रहा है। नंबर ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज द सेम बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट। तो सही बोल रहा है ना, इसके साथ हम लोग को चलना पड़ेगा। देखो कितना अच्छे अच्छे सवाल है, कितने बढ़िया बढ़िया सवाल है। तो ये चीजें होता है बेटा। अब आते हैं हम लोग आगे मॉडल पे। बेटा मॉडल देखो, हर चीजें देखो दिन प्रतिदिन जो है हमारे कंपटीशन जो है टफ होते जा रहे हैं। देखियो तुमने नीट में काफी ज्यादा पेपर फिजिक्स में घुमा दिया था और कुछ केमिस्ट्री के भी सवाल ऐसे दिए हुए थे जो कभी दिखा ही नहीं उस सवाल के अंदर। कुछ लोगों ने तो जो यूट्यूब पे लोग सॉल्व कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो सवाल गलत है और कुछ लोग सही बोल रहे, तो वो सवाल गलत नहीं था बल्कि लेवल दे दिया था। ठीक है, तो बहुत लोगों ने एग्जाम के टाइम में मतलब बहुत सारे टीचर मेहनत कर रहे थे, ऐसा नहीं है वन शॉट सारे लोगों ने पढ़ाया था अच्छे तरीके से बच्चों के साथ, सारे बच्चों के साथ सारे टीचर मेहनत किए थे। लेकिन कुछ लोगों ने इतना गलत तरीके से अनाउंसमेंट किया था कि ये पेपर सॉल्व कर लो, इसी के अंदर आएगा, कोई सवाल बाहर नहीं आएगा। ये गलत था ना, बच्चों के साथ गलत चीज नहीं देना चाहिए। आपका काम है पढ़ाना, आप अच्छे से पढ़ाइए, दबा के पढ़ाइए, बच्चा वो कवर कर लेगा। बट आप ये बोल दीजिए कि पूरा पेपर ही ये आ रहा है नीट में, तो ये तो बेवकूफी वाली बात हो जाती है ना। तो ये सारी चीजें थी। अब मैं स्टार्ट करता हूं बेटा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन साहब ने सबसे पहले ये मॉडल उठा के दिया था। उन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में सोचा था और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे बोला, एक हाइपोथेटिकल बात उन्होंने बोल रखी थी। उन्होंने ये बोला था कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है बेटा, जो एटम होता है उस स्फेरिकल शेप में होता है, जो प्रोटॉन होता है पूरे थ्रू आउट होल स्फेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में एम्बेडेड होता है। ये बात थॉमसन ने बोला था। और एक और भी बात इन्होंने बोल दिया था उस टाइम पे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब कि वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इस बात को सही बोला था। लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि आखिर इलेक्ट्रॉन करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन घूमेगा या इलेक्ट्रॉन बैठा रहेगा, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होगा, ऐसा इन्होंने नहीं बोला था। इसीलिए इनकी थियरी खत्म हो गई, इनके अंदर लिमिटेशन आ गया। तो इनको ये बोला गया कि सर तरबूज आप ले लीजिए। इन्होंने कहा कि ये वाटरमेलन मॉडल भी होता है। कहा कि तरबूज को काट दिया जाए। तरबूज को जब काटा जाए तो आप भी देखे होंगे कि अंदर अंदर ये जो जोन होता है पूरा रेडिस जोन होता है, पूरा का पूरा एकदम शानदार तरीके से रेडिस होता है, जो लाल आप खाते हो तो कहते हो हाँ पका हुआ है। तो इन्होंने ये बोला कि ये जो होता है ये कंप्लीटली रेडिस जोन होता है, और जो रेडिस एरिया होता है वही अपना क्या होता है, प्रोटॉन होता है। वही अपना क्या होता है बेटा, प्रोटॉन। इसको इन्होंने क्या बोल दिया, प्रोटॉन बोल दिया। फिर उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसी के अंदर सीड जो दिखाई देता था, याद करिए जो ब्लैक कलर का सीड दिखाई देता है, इन्होंने उसको कहा कि ये इलेक्ट्रॉन होता है। उन्होंने इसको कहा कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है।
इसीलिए इसको कहा गया वाटर मिलन मॉडल। इतना ही नहीं, इन्होंने इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल दिया। तो इस तरीके से जो उसके सीड थे उसको इलेक्ट्रॉन की तरफ बोला, और जो लाल वाला एरिया था बेटा, लाल वाले जो लाल लाल आप जो खाते हो उसको कहा कि वो प्रोटॉन होता है। ठीक है ना। तो ये सबसे पहला जो हमारा मॉडल था वो दिया गया था। तो इस मॉडल की सबसे एक खासियत थी, इन्होंने एक बात बोल दी थी कि जितने बेटा प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि कहीं कोई लफड़ा नहीं था इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में। बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या इन्होंने बोला कि इक्वल होता है, तभी तो हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली क्या होगा, बोलिए, ये इलेक्ट्रिकली क्या होगा, अपना न्यूट्रल होगा। सर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ये बात उन्होंने सही बोला था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है ना। तो ये रहा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। कोई दिक्कत इसके अंदर? ये डायग्राम था, पूरा एरिया मैंने आपको बता दिया। पूरी जो रेडियस क्लाउड था बेटा वो इलेक्ट्रॉन था, पॉजिटिव चार्ज था, और जो बेटा इलेक्ट्रॉन था वो उसी के अंदर उसके अंदर जो है था मर्ज था या एम्बेडेड था, जैसे तरबूज के अंदर ब्लैक कलर का सीड होता है। ठीक है ना। ये कहानी थी। इसके बाद बेटा जो कहानी था वो ये आपने क्या बोला इसके अनुसार कि थॉमसन का बात क्या था, कहा कि which one of the following property of atom would be explained correctly by the Thomson model of atom। तो थॉमसन ने कौन सी बात बोल रखी थी अपने थियरी में, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। स्पेक्ट्रा तो कहीं डिस्कस ही नहीं किया था। पॉजिटिव पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कहा न्यूट्रॉन तो था ही नहीं उस टाइम पे। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बोला नहीं था, उन्होंने बोल दिया था कि टोटल एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये तो बात सही बोला था इन्होंने, अच्छी बात बोला था। फिर इनकी जो ड्रॉबैक था बेटा, इनकी जो कमियां थी उस कमी को दूर किया किसने, रदरफोर्ड ने। थोड़ी सी कमियां इन्होंने दूर करी। ठीक है ना। जैसे थॉमसन के मॉडल में ये बात नहीं बोली गई थी कि इलेक्ट्रॉन करता क्या है, रहता कैसे है, ये बात उन्होंने बोला ही नहीं था। तो इसकी थियरी में ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का बताया कि इलेक्ट्रॉन करता क्या है। तो इन्होंने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया इन्होंने बेटा, एक इन्होंने वुडन ब्लॉक लिया, लकड़ी का बना दिया गया, ऐसी लकड़ी का बना दिया गया बेटा। उसके अंदर इन्होंने क्या करा, जो खुद से सेल्फ रेडिएशन देता है, जो रेडिएशन निकालता है, उसको एक लगाया। तो लगाया इसके अंदर क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या लगा दिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगा दिया। बराबर है बेटा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का काम क्या है, खुद से रेडिएशन इमिट करना। इसके अंदर रेडियन डाल दिया, और रेडियन या यूरेनियम, बेटा रेडियम भी और यूरेनियम भी क्या होते हैं सर, क्या होते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं बेटा। इनकी खासियत होती है ये खुद से रेडिएशन इमिट करते हैं। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में ढेर सारे रेडिएशन निकलना स्टार्ट हो गया। लेकिन मुझे तो यार सीधा चाहिए, बंदूक की गोली सीधे लगनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, ये अलग अलग डायरेक्शन में ना जाए, इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक स्लिट लगा दिया ताकि स्लिट से सारे रेज सीधे चले जाएं। ये स्लिट लगा दिया, राइट, समझ में आ गया। स्लिट लगा दिया, लीड प्लेट लगा दिया बीच में ताकि कहीं डाइवर्जन ना हो। फिर यहाँ थिन फॉइल्ड लगा दिया गोल्ड का, गोल्ड के मेटल पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये इतना पतला मेटल था कि जो 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 -5 सेंटीमीटर का थिकनेस था। सोच सकते हो कितना कम थिकनेस था। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब जब ये रेडिएशन, और पीछे कैमरा लगा दिया, मूवेबल कैमरा, घूमने वाला कैमरा लगा दिया, ताकि इसके अंदर जो डायग्राम हो वो कैमरे के अंदर कैद हो जाए, है ना। तो
तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स अल्फा रेज निकला बेटा, जब ये यहां से अल्फा रेज निकला तो गया और इससे क्या हो गया, टकराया। टकराने के बाद इसमें से रेज अलग अलग डायरेक्शन में इस ऐसे स्कैटरिंग हो गया बेटा, अलग अलग डायरेक्शन में रेज का क्या हो गया, स्कैटरिंग हो गया। और यही बात को उन्होंने फिर देखा, कैमरे को ओपन किया और कैमरे के अंदर ये डायग्राम इसके अंदर क्या था वो दिखाई दिया। तो वो डायग्राम पे बेटा हम लोग चलते हैं। पहले थोड़ा सा इनकी बातें कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या बातें बोली थी, तब मैं आपको ले चलता हूं और समझाता हूं। देखो मैं आपको इसके पहले एक डायग्राम, इनका जो कॉन्क्लूजन था बेटा वो क्या था, ध्यान देना। इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया बेटा, तो बेटा ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या किया ये ध्यान देना है। सर ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या किया ये ध्यान देना है। तो इस ऑब्जर्वेशन की बात इन्होंने स्टार्ट कर दी, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन की बात इन्होंने क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। क्या ऑब्जर्वेशन था बेटा वो देखा जा ध्यान से। इनका ऑब्जर्वेशन क्या था वो आप ध्यान दीजिए, तो पता चल जाएगा ऑब्जर्वेशन की कहानी। मैं आपको बताता हूं इनकी ऑब्जर्वेशन क्या था। क्या यार है छोटा दिख रहा है, एक काम करते हैं, हाँ तो इनका ऑब्जर्वेशन जरा देख लिया जाए क्या था बेटा। ऑब्जर्वेशन क्या दिया था, इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा क्या वो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना अच्छे से। देखा कि ठीक है कोई बात नहीं है, शेप तो स्फेरिकली है, इनका शेप तो बेटा स्फेरिकली है, कोई लफड़ा नहीं था इसके अंदर। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि शेप तो स्फेरिकल है, तो इनकी बात अच्छा लगा, चलो ठीक है इन्होंने सही बोला। कहा कि एटम जो देखा गया अंदर का स्ट्रक्चर वो गोल पाया गया। और कहा इन्होंने कि जो रेज निकल रहे हैं, ढेर सारे रेज निकले, उसमें से ढेर सारे रेज बेटा निकले वहां से। वो रेज क्या था ध्यान देना, वो रेज बेटा ढेर सारे रेज ऐसे जा रहे थे, ढेर सारे रेज ऐसे जा रहे थे। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ये अंदर की बात है बाहर की बात नहीं है। ये जो कैमरे में कैद हो गई थी वो वाली बात मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे रेज गए, सारे रेज बेटा अल्फा पार्टिकल्स थे, सारे अल्फा पार्टिकल्स थे, हीलियम वाले लोग थे। तो बेटा ये देखा गया कि मैक्सिमम रेज तो सीधे जा रहे हैं, ऐसे शानदार तरीके से ऐसे सीधे जा रहे हैं। बहुत सारे रेज तो यार अनडिफ्लेक्टेड चले गए, कहीं कोई भी डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ बेटा, एकदम शानदार तरीके से सीधे चलते गए, एकदम शानदार तरीके से चलते गए। लेकिन देखा ये गया कि कुछ डायरेक्शन में जा करके कुछ रेज सीधे तो जा रहे हैं, लेकिन कुछ रेज क्या हो गया, कुछ दूरी तक गया और कुछ डायरेक्शन में चेंज कर दिया अपना डायरेक्शन। ये रेज बेटा गया ठीक है, जा रहा था, लेकिन वो अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। समझे कि नहीं आप लोग। तो डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉब्लम क्या आ गया ये ध्यान दो, डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉब्लम क्या आ गया ये ध्यान दो, वो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं इसके अंदर। देखो कहानियां क्या है, कहानी ये था कि उनके दिमाग में एक बात आई कि सर एक बात बताइए, ये तो यार पार्टिकल पॉजिटिव नेचर का है, ये अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव नेचर का है, तो ये खिंचा कैसे रहा है। तो कोई न कोई ऐसा पार्टिकल है जो उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, खींच रहा है। बात समझ में आ गया। तो कहा कि मैक्सिमम खाली एरिया था जहां इलेक्ट्रॉन रहता है। कौन रहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रहता, तभी तो अट्रैक्शन कर रहा है भाई, ये रेस तभी तो बाहर खिंचाव जा रहा है। तो कहा कि मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। क्लियर है। फिर उन्होंने कहा यार ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ रेस सीधे भी जा रहा है और जा तो रहा है, लेकिन यार आगे जाके वो फिर वापस मुड़ के आके बाउंस हो जा रहा है, फिर वापस बाउंस हो जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। उनके दिमाग में खुराफात आ गया कि एक यार ये वापस जा तो रहा है फिर भी बाउंस होके चला आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है।
फिर भी ये बाउंस होके चला आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये तभी हो सकता है जब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव नेचर का अगर ये पॉजिटिव नेचर का है तो जाहिर सी बात होगा कोई एक ऐसा पार्टिकल होगा बीच में जो उसका भी नेचर पार्टिकल ही नेचर है, मतलब स्मॉल एरिया वेयर प्रोटॉन इज प्रेजेंट, स्मॉल एरिया वेयर प्रोटॉन इज प्रेजेंट, तभी तो प्लस प्लस लड़ा वापस आ गया, समझे कि नहीं? तो कहा 99% रेज, बेटा 99% रेज अनडिफ्लेक्टेड है, अनडिफ्लेक्टेड सीधे भागता हुआ चला गया। तब उन्होंने क्या बोला इसके बेसिस पे? कहा कि मैक्सिमम द एम्प्टी स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए। और जो 99 में से फ्यू एक सर्टेन एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया, एक सर्टेन थीटा पे डिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन 20,000 मान लो 20,000 रेड जा रहा है, अगर 20,000 रेड जा रहा है तो बेटा 20,000 में से सिर्फ एक रेज बाउंस कर रहा है। 20,000 जा रहा है, 20,000 में से सिर्फ एक रेज क्या हो रहा है? बाउंस कर रहा है। तो इन्होंने कहा बाउंस तभी करता है जब लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है छोटा सा कैविटी है जो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर पॉजिटिव होने की वजह से रिपल्सन कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि स्मॉल एरिया, स्मॉल स्पेस वेयर प्रोटॉन इज प्रेजेंट, वेयर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था पीछे, ये एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके अंदर कैमरे में जो दिखा वो था। अब आगे ऑब्जर्वेशन की बात किया जाए। क्या ऑब्जर्वेशन? कंक्लूजन देख लिया जाए शानदार तरीके से, अच्छे से पढ़ लेना बेटा, अच्छे से पढ़ लेना। इन एन एटम ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ पार्टिकल्स is concentrated at the center of atom called nucleus, an electron revolve around the nucleus। इन्होंने ऐसा बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन होता है ना। फिर क्या बोला कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन साइज ऑफ एटम। लेकिन ड्रॉबैक क्या था? इन्होंने बोला कि यार इलेक्ट्रॉन तो कॉन्टिन्यूअस घूमता है। एक बात और मुझे आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? इन्होंने बेटा ये बोला, अगर फिर वही हम डायग्राम देख लें अगर, तो क्या डायग्राम में बोला? जरा ध्यान देना, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। डायग्राम में क्या बोला इन्होंने? कहा कि इसके अंदर जो होता है, ये तो एटम होता है, इसके अंदर एक छोटी सी कैविटी होती है, और वो छोटी सी कैविटी क्या होती है बेटा? वो छोटी सी कैविटी क्या होती है? वो अपना न्यूक्लियस होता है। छोटी सी कैविटी क्या होती है? वो अपना न्यूक्लियस होता है। ये सेंटर होता है इसके अंदर। तो कहा बीच में प्रोटॉन होता है, कहा यहां से यहां तक की दूरी r न्यूक्लियस होता है, और यहां से यहां तक की दूरी r एटम होता है। ठीक है ना। कहा जो रेडियस होता है एटम का वो बड़ा होता है न्यूक्लियस के रेडियस से। पहला पॉइंट इन्होंने बोला। बोलिए बात क्लियर है? दूसरी बात उन्होंने क्या बोला बेटा? दूसरी बात बोला कि एटम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर पार्ट, एक बेटा न्यूक्लियर पार्ट होता है, और एक बेटा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। बेटा न्यूक्लियर पार्ट किसे कहते हैं? इसको कहते हैं लाल वाले को। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो खाली एरिया है वो होता है। न्यूक्लियर पार्ट में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। तो बेटा उन्होंने ये बोला कि जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, और जो एटम का रेडियस होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये बड़ा आपको अच्छी चीज बता रहा हूं नॉलेज के लिए। कहा कि ये बड़ा होता है छोटा होता है, राइट।
फिर बोला गया कि एक बात बताइए, आप बताइए कि दोनों में कितने का अंतर है। तो कहा कि रेडियस का आप रेशियो निकाल लीजिए, -15 और अपॉन -10। बेटा आर न्यूक्लियस अपॉन आर एटम, बेटा R15 + 10 सर आर न्यूक्लियस बाई आर एटम, तो ये हो जाएगा -5। अगर हम पलट दें तो आर एटम आर न्यूक्लियस, ये होगा 1/-5। आर एटम अपॉन आर न्यूक्लियस 10⁵। आर एटम जो होता है वो 10⁵ टाइम आर न्यूक्लियस होता है। ऐसा इन्होंने बोला। बोलिएगा क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बातें? अब इन्होंने एक बात और पकड़ा कि चलो जरा वॉल्यूम निकाल लिया जाए। कहा कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, तो 4/3 πr³। r³ का मतलब r का न्यूक्लियस, और वॉल्यूम ऑफ एटम अगर चाहिए तो 4/3 πr एटम का क्यूब। क्योंकि एटम तो वॉल्यूम का सर्कुलर एटम है ना, तो वॉल्यूम तो 4/3 πr³ ही होता है। बेटा ये जो बात बोला गया तो ये कट गया, यानी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम इक्वल टू Rn का होल क्यूब, Ra का होल क्यूब। ठीक है, कोई बात नहीं है, जरा वैल्यू देख लिया जाए बेटा। जब तुम वैल्यू पुटअप करोगे तो -15 न्यूक्लियस का होता है और -10 किसका होता है, एटम का होता है। तो बेटा Vn अपॉन Va क्या हो जाएगा, -45 अपॉन -30 वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वॉल्यूम ऑफ एटम, -45 + 30 और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ एटम -15 हो जाएगा। जब आप पलटेंगे तो 15 हो जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम जो एटम का होता है वो 10⁵15 टाइम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है। समझ में आ रहा है? मतलब कि रदरफोर्ड ने जो काम किया वो क्या काम किया, इन्होंने एटम की न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। इन्होंने किसकी डिस्कवरी की, न्यूक्लियस की। लेकिन इन्होंने गलती कर दिया। इन्होंने गलती क्या की बेटा, इन्होंने बोला कि यार इलेक्ट्रॉन तो कॉन्टिन्यूअस घूमता है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन तो कॉन्टिन्यूअस घूमता है और ये दिमाग नहीं लगाए। इन्होंने कहा दिस मॉडल ड्रॉबैक है, डज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम, दिस मॉडल डज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। एक बात बताओ, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। यार एक बात बताओ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो वो भी तो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा ना, उसकी भी तो एनर्जी रिलीज होगी। और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि यार न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते 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 वो न्यूक्लियस में जा गिर बैठेगा। जो इलेक्ट्रॉन तो वैक्यूम में मतलब घूमता है ना, वेव नेचर की तरफ चलता है ना, तो वेव नेचर की तरफ तो भाई एनर्जी तो भी लो, हाँ जो भी है, लेकिन एनर्जी रिलीज करेगा ना। एनर्जी रिलीज करेगा तो घूमते 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 आके उसी न्यूक्लियस में गिर जाएगा, तो न्यूक्लियस के साथ वो कोलैप कर जाएगा ना, स्टेबिलिटी खत्म हो गई। तो इसीलिए इसको एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा मैक्सवेल थियरी ये कहा कि इलेक्ट्रॉन तो यार कॉन्टिन्यूअस घूमेगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी देगा, तो जब एनर्जी रिलीज करेगा तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अच्छा ये बात रदरफोर्ड साहब को नहीं पता था, तभी तो ड्रॉबैक में आ गए। तो ये आपकी सारी रदरफोर्ड की कहानी रही। बोलिए रदरफोर्ड की कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई, बता दीजिए क्लियर हुई कि नहीं। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मतलब फोटो खींच लीजिएगा, लेकिन नोट्स बनाइए बेहतर तरीके से, ठीक है, कोई भी लेक्चर छूटना नहीं चाहिए। तो चलते हैं रदरफोर्ड, कुछ आपके सवाल कर लिया जाए। कहता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स
So for the first time that atom has, रदरफोर्ड ने, अभी पीछे मैंने बोला है कि रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग थियरी से क्या सर्च किया, क्या पता लगाया? एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस पे चलते हैं, आते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग conclusion could not be derived from Rutherford alpha scattering experiment? कौन सी बातें ऐसी थी जो इसके अंदर चर्चा ही नहीं की गई थी जब रदरफोर्ड का मॉडल दिया गया था, राइट? तो मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम, तो इम्पटी, ये तो बोला ही था इन्होंने। रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10 to the power -10 मीटर, मैंने बोल चुका था। दैट न्यूक्लियस इज 15, ये भी मैंने बताया, ये भी तो बोला था इन्होंने। इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स एनर्जी इज कॉल्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या इन्होंने नहीं बोला था? पहला दूसरा तो बोला था। इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स एनर्जी, ये कहां बोला था? ये तो कुछ बोला ही नहीं था, यही तो इनकी कमी थी। बात समझे कि नहीं? और इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, कोई प्लस माइनस चार्ज है। इसका मतलब ये चीजें ठीक थी, लेकिन ये वाली बात गलत थी, नहीं बोला था इन्होंने। अब ये सारी बातें खत्म होती हैं तो मैक्सवेल ने जो बात बोली कि यार अगर कोई पार्टिकल्स चक्कर काटता है, चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाते समय वो अपनी कुछ बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है। और बेटा जब बॉडी से एनर्जी रिलीज करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअस आपको ही अगर कहीं फील्ड में घुमा दें तो जाहिर सी बात है सुबह दूध पी के घूमने जाएंगे, शाम को घूमते घूमते गिर तो जाएंगे ही। तो इलेक्ट्रॉन भी तो एक पार्टिकल से, वो भी एनर्जी रिलीज करेगा। तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा, न्यूक्लियस से कोलैप हो जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। बोलिए, बात क्लियर है? तो मैक्सवेल के थियरी के बाद कुछ दो थियरी लाया गया और वो थोड़ा सा सुधार किया, फिर तब जाके बोर मॉडल की थियरी लाई गई, राइट? तो पहले उन थियरी को हमको देखना है बेटा, तब समझ में आएगा। ध्यान से सुनना, 15 मिनट का टाइम, इसको खत्म करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसे कहते हैं EMR थियरी। ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, EMR थियरी रेडिएशन कहलाता है। कहता है कि अगर कोई चार्ज बॉडीज है, सपोज कर लिया जाए कि बेटा कोई चार्ज बॉडीज है, मान लो कोई चार्ज बॉडी है, कोई चार्ज बॉडी है और चार्ज बॉडी को बेटा वाइब्रेट किया जा रहा है, चार्ज बॉडी को वाइब्रेट किया जा रहा है, वाइब्रेट किया जा रहा है। तो चार्ज बॉडी जब वाइब्रेट करता है तो ये रेडिएशन इमिट करता है। और जो रेडिएशन ये इमिट करता है बेटा, जो रेडिएशन ये इमिट करता है बेटा, जो रेडिएशन ये इमिट करता है, उसी रेडिएशन को EMR रेडिएशन कहते हैं। ये तो नॉर्मल बात है। जैसे वो किस तरीके से चलता है, जैसे तुम एक स्टैग्नेंट वाटर में, एकदम शांत पानी के अंदर, तालाबों में पानी भरा हुआ है, आपने एक पत्थर फेंका बीचों बीच में, पत्थर फेंकने से देखते हो किनारे पे वेव ऐसे बनता हुआ जाता है बेचारा, और किनारे पे जाकर के खत्म हो जाता है। इसका मतलब कि जो EMR होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं बेटा, वो वेव की तरह से चलते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया बात? अच्छा, एक ठीक है। तो चलते कैसे हैं बेटा? वेव जो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होते हैं बेटा, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। उस रेडिएशन को चलने के लिए ना हवा चाहिए ना पानी चाहिए। जैसे मोबाइल फोन अपना है, मोबाइल फोन बारिश भी होता रहे, आंधी तूफान आता है, लाइट नहीं रहता, तभी भी फोन आता है, तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और आपके आज के टाइम में तुम लोग देख रहे होगे कि भैया रेडिएशन इतना ज्यादा काम कर रहा है कि आज देखते हो आसमान में
चिड़िया वगैरह सब खत्म हो रही हैं, ठीक है, सब भग रही हैं, मर रही हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो जा रही है। तो ये आपके लिए सहूलियत हो रहा है, लेकिन आप अपनी जिंदगी कम कर रहे हो, ऐसा होता है। तो डिफिनीशन क्या है, ये तो बात समझ में आ गई। रेडिएशन को घूमने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, मीडियम की जरूरत नहीं है, उसकी जहां इच्छा वो जाएगा, ना उसको कोई इंसान रोक सकता, ना पानी रोक सकता, ना हवा रोक सकता है, ठीक है। दूसरी बात, ये ट्रेवल कैसे करता है बेटा, ट्रेवल करता है जैसे मान लिया जाए परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, मान लो ये डायरेक्शन इसका है और ये इस तरीके से है। तो जो रेडिएशन ट्रेवल करता है बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बेटा ऐसे, और ये प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन है। ये जो दिशा है वो प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन है, प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन है बेटा, प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन है। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके परपेंडिकुलर कौन जाएगा बेटा, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। इसका मतलब कि जो प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है। वाइब्रेट करोगे तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उसी के थ्रू रेडिएशन प्रोपेगेट करता है। हाँ, बात समझ में आ रही है। तो ये आपका वेव होता है बेटा। बहुत सारे अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखने को मिलते हैं अपने पूरी दुनिया में, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन, ठीक है, और कॉस्मिक रेज, विजिबल रेज, ये सारे रेज आपको जिंदगी में दिखेंगे। तो इस EMR की अपनी खुद की एक इच्छा होती है, खुद की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, सबसे पहला कि वेव नेचर ऑफ लाइट क्या है, वेवलेंथ बताता है। सर वेवलेंथ क्या होता है, वेव जब ऐसे ट्रेवल करता है तो ऊपर देखो ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है बेटा, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो ये ऊपर वाला क्रेस्ट कहलाता है और नीचे वाला क्या कहलाता है, थ्रॉट कहलाता है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो आप थ्रॉट के बीच की दूरी लैम्डा कहलाता है, ठीक है ना। दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आप ये लेना, ऐसा नहीं कि आप यहां से और यहां मेजर करने लगे ना, वो सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव की होती है। तो इट इज डिफाइंड एट द डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट क्रेस्ट आर नियरेस्ट थ्रॉट। क्लियर है। तो लैम्डा ये होता है। फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज डिफाइंड बेटा नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू अ पॉइंट इन अ 1 सेकेंड। बेटा 1 सेकेंड में जितना वेव ट्रेवल करेगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड जो होता है इट इज अ हाइट ऑफ क्रेस्ट होता है या हाइट ऑफ थ्रॉट होता है। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको। तो ये चीजें होता है। इसके बाद बेटा, इसके बाद जो होता है वो अपना वेव नंबर होता है। तो वेव नंबर क्या होता है बेटा, वेव नंबर जो होता है वो 1/λ होता है। लैम्डा से अपना रिवर्स होता है। और लैम्डा और वेव फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है, तो म्यू इज इक्वल टू c/λ। मतलब म्यू जो होता है वो लैम्डा का उल्टा होता है। और c आपको भी पता है कि c कौन सी वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है बेटा। कौन सी वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। बचपन से पढ़े हो कि 3 × 10 मीटर/सेकेंड होता है कि नहीं। म्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, तो बता तो चुका हूं। म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है, रेडिएशन होता है। इसका यूनिट हर्ट्स होता है, आप भी जानते हो। इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्स होता है, ठीक है, या साइकिल पर सेकेंड होता है। तो ये होता है। तो जिस रेडिएशन का लैम्डा ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होती है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब दुनिया में कितने EMR होते हैं ये एक बार देख लिया जाए बेटा। दुनिया में जो EMR होते हैं वो गामा रेज होता है, एक्स रेज होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होता है, IR रेड होता है, माइक्रोवेव होता है, रेडियो वेव होता है और लॉन्ग रेडियो वेव होता है। यानी ये सारे लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, ट्रेवल करते हैं तो आपको दिखाई नहीं देगा। इनको ट्रेवल करने के लिए कुछ भी मीडियम की लाइट ऑफ कर देना उसको,
कुछ भी मीडियम की जरूरत नहीं होगी बेटा, वो बिंदास ट्रेवल करेगा। लेकिन ये इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाता है। लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो, लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं और फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब याद कैसे करोगे सारे रेडिएशन का, तो एक एक आपको लिखवा देता हूं। क्लासिकल गाड़ी शॉर्टकट है, क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज। भाई हमारी अगर औकात है क्लासिकल गाड़ी खरीदने के लिए XUV, तभी तो खरीद सकते हैं। तो ये ट्रिक से याद करो, क्लासिकल माने कॉस्मिक रेज, क्लासिकल माने कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक यहां दिया नहीं है, यहाँ कॉस्मिक रेज भी होता है बेटा, ये कॉस्मिक रेज भी होता है, ये कॉस्मिक रेज भी होता है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट दोनों है। और क्लासिकल गाड़ी XUV इन मने IR, माइक्रोवेव, और ये रेडियो वेव हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये ट्रिक है याद करने का। लेकिन जो विजिबल रीजन में आता है वो हमको दिखाई देता है, जो आप विबग्योर के नाम से याद करते हो बेटा, शॉर्टकट में विबग्योर से याद करते हो। और लेफ्ट टू राइट बेटा, यहां पर भी लैम्डा बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी घटती है। तो कहा गया है कि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है बहुत ज्यादा होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। बेटा वायलेट कलर का वेवलेंथ कम होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो इसीलिए रेड कलर का सिग्नल के रूप में रेलवे ट्रैक पर यूज किया जाता है, दूर से दिखाई दे, है ना। तो ये चीजें होती हैं बेटा। अगर आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम आएगा ना, हार्ट बीट देखियो चलते हुए। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ अपना क्या आएगा, यहाँ कम। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। और अगर यही फ्रीक्वेंसी अगर ऐसे चल रहा है धीरे धीरे, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी। बात समझ में आ गया। तो कल के लेक्चर में, अब हम लोग कल जब मिलेंगे तो इनके कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे। न्यूमेरिकल करने के बाद फिर हम लोग आएंगे दूसरे थियरी में, जो आपका प्लैंक क्वांटम थियरी कहलाता है। प्लैंक क्वांटम थियरी जब पढ़ लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे बोर मॉडल पे बेटा। तो बोर मॉडल फिनिश करने के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद सबको। इतना ही लेक्चर आज के लिए, कल मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ। चलिए, थैंक यू।